हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। वही अगेन 10 क्वेश्चन है हमारे पास और आप साथ साथ आंसर करें। कोशिश करें कि आप साथ साथ आंसर करें, क्योंकि इससे आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, इनहेंस होती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिहेवियर शोइंग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज, अंतर व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार क्या होता है। ठीक है, ये बताना है। डिटेक्टिंग अनदर्स अंडरलाइंग इंटेंशंस एंड डिजायर्स, रीडिंग अनदर्स मूड यानी कि दूसरे के मूड को भाप जाना, डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग सच सिमिलर इमोशंस जैसे कि सैडनेस हो गया, फिर रिग्रेट होना, यूजिंग नॉलेज ऑफ अदर्स टू इन्फ्लुएंस देयर थॉट्स एंड बिहेवियर, या फिर दूसरों की नॉलेज को यूज करना उनके थॉट्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सबसे पहली तो बात तो यहाँ पर अंतर व्यक्तिक है, अंतराव्यक्तिक नहीं है, यानी कि इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल नहीं है। तो देखिए इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में डिफरेंस होता है, बस यहाँ पे ER और RA का डिफरेंस है। इंट्रा में RA जब आ जाएगा तो दैट मीन्स कि आपके बारे में बात हो रही है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, अपने थॉट्स, अपने मूड्स, अपनी इमोशंस पर आपको कितना कंट्रोल है, वो सारी चीजें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती हैं। इंटरपर्सनल आता तो हम कहते हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट करता है, तो दूसरों के साथ आपके रिलेशन, दूसरों की चीजों को समझना, दूसरों को के पर्सपेक्टिव को समझना, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज में नजर आ रहा होगा आपको, वो है ऑप्शन नंबर C, कि जब आप अपने इमोशन जैसे सैडनेस क्या है, उदासी क्या है, साथ ही साथ पछतावा, ये दोनों डिफरेंट इमोशंस है, पछतावा होना और उदासी होना, तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, उन सब चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इंट्रापर्सनल, यू हैव इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ ए टीचर हैज टू बी। तो NCF 2005 ने एक टीचर का रोल जो है फिक्स्ड किया हुआ है कि आपको ऐसे ही रहना है, आपको दूसरे वे में नहीं जाना है। तो वो कौन सा रूल है? अथॉरिटेटिव है यानी कि आधिकारिक है, डिक्टेटोरियल है यानी कि तानाशाही है, परमिसिव है, अनुज्ञेय है मतलब बहुत ही ढीला ढाला सा रवैया, उसके बाद फैसिलिटेटिव है यानी कि सुविधात्मक है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो देखिए NCF 2000 ने बहुत ही क्लियर कट, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो वहां पर एक टर्म का बहुत बार यूज किया गया है, फैसिलिटेटर का, यानी कि टीचर का रोल जो है फैसिलिटेट है, जो बच्चे को सुविधाएं प्रदान करे, बच्चे को गाइड करे, लीड करे, मतलब बच्चों को लीड करने दे, बस आपको डायरेक्शंस देनी है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जो हमारी जो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स थे उनको चाइल्ड सेंटर्ड बनाने की कोशिश की गई है कि फैसिलिटेटर सिर्फ सुविधा प्रदान करता है, वो खुद जाके किसी टास्क में इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने अगर एक बच्चे को टास्क दिया है तो उसे करने दीजिए, उसे जो है अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करने दीजिए, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं करेगा, खुद नहीं सीखेगा, तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको फैसिलिटेटर बनना है ताकि बच्चे जो है अपनी थिंकिंग का, अपनी रीजनिंग एबिलिटीज का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का भरपूर प्रयोग करे और वो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करे। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया। Which of the following strategies or implications is against the spirit of promoting gender equity, keeping in mind gender differences? अगर जेंडर डिफरेंसेस को आप ध्यान में रखते हैं तो इनमें से कौन सी जो implications है वो जेंडर इक्विटी के बिल्कुल मतलब अगेंस्ट होगी, ये कह सकते हैं हम। तो द टेल स्टूडेंट्स दैट दे कैन बी सक्सेसफुल इन स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट एरिया। अगर आप बच्चों को, सभी बच्चों को ये कह सकते हो कि जितने भी स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट एरियाज हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इसमें कहा जाता है कि लड़के जो है ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं, तो अगर आप अपने स्टूडेंट को ये कह रहे हो कि तुम सब सक्सेसफुल हो सकते हो इस एरिया में, तो ऑब्वियसली ये जेंडर इक्विटी को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि अगेंस्ट कौन सा है, कौन से इसके विरोध में है, तो ये तो भाई इसके सपोर्ट में है ना। Assume that both genders have similar potential for developing physical and motor skills, especially during the elementary schools। या फिर ये एज्यूम करना कि भाई दोनों ही जेंडर में एक जैसी सिमिलैरिटीज होती हैं, चाहे उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो या फिर मोटर डेवलपमेंट हो, वो सेम रहता है और दोनों में कैपेबिलिटीज हैं कुछ भी करने की, कोई भी खेल खेलने की, इस तरह से। तो ये भी सपोर्ट कर रहा है इक्विटी को। प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉयज इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू कंट्रोल द वर्ल्ड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपने बॉयज को सपोर्ट किया है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं और मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उनके अंदर एबिलिटी डेवलप करें। यहाँ पर आप जो है पर्टिकुलरली सपोर्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जेंडर को, तो ये जेंडर इक्विटी के खिलाफ होगा, तो दिस इज अगेंस्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा।
टीच बोथ जेंडर्स लेस एग्रेसिव एंड प्रो सोशल वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, या फिर उनको आप जो भी जेंडर, दोनों जेंडर है, मेल है या फीमेल है, उनको आप कह रहे हैं कि आप लेस एग्रेसिव हो, प्रो सोशल बिहेवियर जो है उसकी तरफ आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये भी ठीक है, ये दोनों ही जेंडर को आप बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा अगेंस्ट में है। तो इतने बड़े क्वेश्चन को ना आप हमेशा ध्यान से पढ़े, गलतियां हो जाती है जब हम गलत पढ़ लेते हैं, मतलब जल्दी जल्दी स्पीड में ना हम गलत सोच लेते हैं बिना पढ़े। नेक्स्ट है डैश लर्निंग इज अ मैटर ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड कैपेबिलिटीज अंडर अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल कंडीशन। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कुछ कैपेबिलिटीज फिक्स होती हैं और एक्सटर्नल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो कैपेबिलिटीज जो हैं अगर वो नहीं हो पाई तो ये स्किल नहीं डेवलप होगी। तो कौन सी स्किल है ये LSRW तो नहीं है आपकी, LWS है, आर नहीं है यहाँ पर, कम्युनिकेशन आ गई है। लिसनिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन और स्पीकिंग। तो बताइए क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग। क्योंकि राइटिंग के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, आपको फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट चाहिए होता है। उसके बाद राइटिंग जो है वो सिखाई जाती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है अगर LSRW की हम बात करते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग तो आप बहुत ही कैजुअली भी सीख जाते हैं दोनों चीज़ें। उसके बाद कम्युनिकेशन में तो हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है आपकी, लेकिन राइटिंग जो है इसमें फिक्स कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे। अगर किसी बच्चे की उंगलियां में प्रॉब्लम है तो उसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो कैसे लिखेगा। तो फिक्स कैपेबिलिटीज़ होती है जो हेरिडिटी बेस्ड होती हैं, मतलब हेरिडिकल आपके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, फिजिकल जो एबिलिटीज़ हैं उस पर भी डिपेंड करती हैं, और एक्सटर्नल कंडीशन में आप किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप राइटिंग सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, वो वाली चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है ए टीचर कैन अंडरस्टैंड कम्युनिटी बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद इन एनी ग्रुप बाय पेइंग अटेंशन टू। बट एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है, किस चीज के द्वारा, आई कॉन्टेक्ट से, इंटेलिजेंस से, लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन से, या फिर होमवर्क से। तो इंटेलिजेंस का कोई मैटर नहीं है, होमवर्क का कोई मैटर नहीं है, आई कॉन्टेक्ट या लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन से। तो आप देखिए लैंग्वेज से और किसी के एक्सप्रेशन से वो समझ सकता है कि कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज और एक्सप्रेशन देखकर आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, मतलब टीचर के लिए बोला गया है ये। नेक्स्ट है द प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट इज, भाई आकलन की प्रधानता क्या है, प्राइम फैक्टर क्या होता है असेसमेंट में। अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं तो आप किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर है डायग्नोसिस एंड फीडबैक, यानी कि निदान और पुनर्निवेश के लिए कर रहे हैं। आप स्कोर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि बी से ए पे आ जाए बच्चा। रैंकिंग करने के लिए कर रहे हैं कि हम रैंक कर पाए फर्स्ट सेकंड थर्ड को, या फिर हम बच्चों के अगेंस्ट भेदभाव कर रहे हैं। तो डी तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, इसको हम लेंगे ही नहीं। फिर रैंकिंग भी मना है आपकी CC में कि आपको रैंकिंग नहीं करनी है बच्चों की, क्योंकि इससे जो कंपटीशन की भावना है बहुत ही प्रबल हो जाती है और बच्चे जो है कंपैरिजंस करने लग जाते हैं, ह्यूमिलिएट होते हैं। मतलब ये अंदर की चीज़ें हैं जो मानी जाती हैं रैंकिंग के खिलाफ। स्कोर्स इंप्रूव करना है, डायग्नोसिस एंड फीडबैक। देखिए स्कोर इंप्रूव करने का टारगेट तो होता ही है, क्योंकि हम चाहते हैं टीचिंग लर्निंग असेसमेंट हो, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलरली स्कोर्स इंप्रूव करने के लिए नहीं, हम बच्चे की लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए असेसमेंट करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि 100 में से अगर बच्चा 50 लेकर आ रहा तो भाई 80 ले जाए फटाफट से, ये हमारा टारगेट है। ये एक पार्ट हो सकता है बट ये हमारा अल्टीमेट एम नहीं होता है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, डायग्नोसिस एंड फीडबैक, यानी कि आप यहाँ पर बच्चे को डायग्नोस करना चाहते हो, फीडबैक भी प्रोवाइड करना चाहते हो, और अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो रेमेडियल टीचिंग के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इवैल्यूएशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर असेसमेंट की बात हो रही है, आकलन की, और असेसमेंट आपका होता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी ए टीचर शुड कीप हिज स्टूडेंट्स। क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को वो करना चाहिए। उनको टास्क फोकस्ड रखना है, गोल फोकस्ड रखना है, टास्क फोकस या फिर गोल फोकस दोनों भी रखना है, या फिर रिवॉर्ड फोकस्ड रखना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है काफी बच्चों को लग रहा होगा कि सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंफ्यूजन ना रह जाए इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्य केंद्रित क्यों है, देखो यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात हो रही है, यहाँ पर किसी गिफ्टेड बच्चे की बात नहीं हो रही है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, जब आप कोई नई चीज लाते हैं समाज में जो कि यूजफुल होती है, किसी ना किसी पर्पस के लिए होती है, मतलब पर्पसफुल होती है ना, उद्देश्य, पर्पसफुल मैं गलत टर्म यूज कर रही हूँ, यहाँ पर हम कहेंगे यूजफुल।
आप कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हो, सपोज आपके टीचर ने एक प्रॉब्लम दे दी आपको, ठीक है, प्रॉब्लम के आप लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप डिफरेंट सॉल्यूशंस लेकर आ गए और सॉल्यूशन जो है आपका बहुत ही यूजफुल था, थोड़ा यूनिक था, थोड़ा आगे बढ़ गया। क्रिएटिविटी फोस्टर करने के लिए अगर आप गोल्स पहले से ही सेट कर दोगे तो बच्चा केवल गोल पर फोकस करेगा, ठीक है, वो टास्क पर फोकस कर ही नहीं पाएगा। और क्रिएटिविटी का मतलब है आप खुले विचारों को आने दो, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग होने दो आप, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाते हैं जब आप गोल फोकस्ड रखते हैं। तो यहां पर हम टास्क फोकस्ड रखेंगे कि ये टास्क है, अब इस टास्क में आप कितना बढ़िया सोच सकते हो, सोच के लेके आओ, है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है, गोल कुछ भी नहीं है, आप टास्क में इसमें क्या कर सकते हो या फिर आप कुछ नया क्या इन्वेंट कर सकते हो, आप अपने आप से सोचो। तो यहाँ पर टास्क पे फोकस्ड होना चाहिए, कार्य केंद्रित होना चाहिए। अगर फिर वो लक्ष्य केंद्रित हो जाता है ना तो फिर वो कहीं ना कहीं लक्ष्य के पीछे भागेगा बच्चा, है ना, कार्य के पीछे नहीं भागेगा। तो यहां पर हमें कार्य के पीछे भागने के लिए उसको प्रोत्साहित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर टीचर व्हेन ही और शी इज वर्किंग विद एडोलेसेंट स्टूडेंट्स। तो जब आप किसी किशोर के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे सुटेबल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आस्क स्टूडेंट्स टू मेक कंपैरिजंस, बच्चों को कहें कि वो कंपैरिजन करें, विद्यार्थी से तुलना कहना ये गलत होगा। पर propose a problem and invite students to form hypothesis, give children experience in ordering operations, construct an inclined plane or a hill, एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी को बनाना, निर्माण करना। तो आप एडोलेसेंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि ये कौन से स्टेज में है। अगर आप पियाजे की थ्योरी को याद करें तो दे आर इन 4th स्टेज, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल। तो वहां पर हम क्या करना चाहते हैं कि वहां पर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को आप प्रॉब्लम्स दें और उनको बच्चों को कहें कि आप परिकल्पनाएं लेकर आए ना, वो सॉल्यूशंस को लेकर आए। एक फिट नहीं हो रहा दूसरा ट्राई करें, दूसरा फिट नहीं हो रहा तीसरा ट्राई करें, तो हाइपोथेसिस बनाते जाएं, वही है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये होता है आपका एडोलेसेंस के साथ जब आप काम करेंगे तो ये चीज आपको उसके अंदर इनहेंस करनी है, आपको उसको प्रॉब्लम देनी है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए उसको बिल्कुल फ्री छोड़ना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स। तो सोशली डिसएडवांटेज्ड बच्चे कौन से होते हैं? अगर उनको कल्चरल बेस पे, रिलीजन बेस पे, जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ, है ना, उनको हाशिए पर रखा जाता है, मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है। जैसे जेंडर में हम देखते हैं एक जेंडर को, पर्टिकुलर जेंडर को थोड़ा नीचे दिखाना, दूसरे को उससे ऊपर ले जाना, तो ये डिसएडवांटेज ही हो गई। या फिर सोशली कास्टिज्म होता है तो वहां पर भी डिसएडवांटेज होती है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं है। एक्सपीरियंस चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस दैट डू नॉट प्रिपेयर देम इफेक्टिवली, क्या मतलब बच्चों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं। मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी ये आपको बताना है, ये ध्यान रखना है। डज नॉट रिसीव रेगुलर हेल्थ केयर, आर नॉट एक्सपोज टू ए वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, आर नॉट मोटिवेटेड टू डू वेल इन स्कूल। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखिए यहाँ पर हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, रेगुलर हेल्थ केयर नहीं लेते, ये कोई मेजर इशू नहीं होता है इसका। हाँ, यहाँ पर चाइल्ड प्रैक्टिसेस ऐसी होती है, ये जो आप अगर सोचोगे ना कि लड़कियों को कम खाना दिया जाता है, लड़कों को कम खाना दिया जाता है, ये वो वाला पर्सपेक्टिव है, ये आ जाएगा आपका चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस में। क्योंकि चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस में ये होता है कि आपके जो बिहेवियर में, एटीट्यूड में है ना, एक बायसनेस आ जाता है, वो उसमें चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सोशली सभी इस तरह के सोशली डिसएडवांटेज बच्चों की बात करें, जो बच्चे डिफरेंट कास्ट से आते हैं, समाज में जो है उनको थोड़ा सा नीची जाति के खिलाफ थोड़ा सा वो वाला इंटेंशन होता है, अगर उसने वो फेस किया बच्चे ने, जरूरी थोड़ी है कि बच्चा जो है हेल्थ केयर उसको अच्छी नहीं मिल रही है, हो सकता है उसको अच्छी मिल रही है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये बी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये एक्सपोज नहीं होते वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस इन सोशलाइजेशन प्रोसेस आर नॉट मोटिवेटेड। फिर वही डिसएडवांटेज होते हैं तो इतने मोटिवेटेड नहीं होते हैं विद्यालय में अच्छा करने के लिए, है ना। विद्यालय में भी हो सकते हैं कुछ बच्चे सोशली डिसएडवांटेज कि भाई टीचर जो है वो कास्टिज्म कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसकी वजह से इनको मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन चाइल्ड फ्रॉम प्रोग्रेसिव फैमिलीज। तो कौन सी जो है स्ट्रॉन्गर नहीं होता बच्चों में जो प्रोग्रेसिव फैमिलीज से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है एफिलिएशन, संबंध, जिज्ञासा, अचीवमेंट या फिर आक्रामकता, ये आपको बताना है, ठीक है। रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन चिल्ड्रन फ्रॉम प्रोग्रेसिव फैमिलीज, मतलब क्या उनमें स्ट्रॉन्गर होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रोग्रेसिव फैमिलीज कौन सी होती है? प्रोग्रेसिव फैमिलीज वो होती हैं जो अपनी अप्रोच को थोड़ा सा लिबरल रखती हैं, थोड़ा
ऐसी रखती हैं कि ठीक है भाई, अगर बच्चे की ये इच्छा है तो आप इसको दबाइए मत, उसको भी थोड़ा चांस दीजिए, इस तरह की चीजें ना। जैसे हम फैसिलिटेशन वाली बात करते हैं ना, वही है यहाँ पर। मतलब आप ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, आप रिजिड नहीं है, आप बच्चों को कुछ करने नहीं दे रहे हैं, बच्चों की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, वो वाली चीजें यहाँ पर नहीं होती है। आप अपने बच्चों को समझ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, जो चेंज आ रहा है आजकल की सोसाइटी में उसको भी समझ रहे हैं, चेंज के साथ आप चलना सीख रहे हैं, तो वो प्रोग्रेसिव फैमिलीज आती हैं। अगर ऐसी फैमिलीज में कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को फुल सपोर्ट मिलेगा, फुल मोरल एथिकल सारे सपोर्ट मिलेंगे। यहाँ पर बच्चे को बहुत मोटिवेट किया जाएगा, एनकरेज करा जाएगा, और बच्चा जो है अचीवमेंट उसका बहुत बेहतर होगा प्रोग्रेसिव फैमिलीज में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। तो ये हो गया आंसर। अब आपका एक डाउट है, लास्ट वीडियोज में आई थिंक कुछ डाउट रहे हैं, वो डाउट इस एक क्वेश्चन था, मैंने आज उसको डाला नहीं स्लाइड में। एक क्वेश्चन था जिसमें ये था कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को लेकर। तो देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है और एक्सट्रिंसिक, उसमें एक क्वेश्चन था कि बच्चा स्टार अर्न करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। आपको समझना होगा कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में क्या फर्क है। मैं नॉवल पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे बहुत इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। ये इसमें मुझे कोई बाहर से अचीवमेंट नहीं मिल रही है, मैं अंदर से सेटिस्फाई हो रही हूं। लेकिन अगर मैं जॉब के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रही हूँ, है ना, जॉब के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मुझे सैलरी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको स्टार चाहिए इसलिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर है क्योंकि आपको बाहर से कुछ मिलने वाला है। तो इंट्रिंसिक में यहां पर ये आएगा, भाई मुझे जॉब करनी है बिकॉज आई वॉन्ट टू फील सेटिस्फाइड ना, अपनी लाइफ से मैं सेटिस्फाइड फील करना चाहती हूँ, वो मैं ही चाहती हूँ, बाहर से कोई मुझे कुछ देगा नहीं। मेरा इंटरनल ये है कि मैं काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो वो आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। एक्सटर्नल में जब भी आप बाहर की चीजों को देखकर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना, अपने आप से मोटिवेट हो रहे हैं कि बाहर ये मिलेगा वो मिलेगा, वो एक्सट्रिंसिक में आएगा। आप जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप सभी में कह सकते हो, गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप में से मोस्टली एक्सट्रिंसिक फैक्टर से वो इंक्लूडेड है। मैं भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर को देख रही थी, मैंने भी जॉब के लिए तैयारी की क्योंकि फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड ऑलवेज इज मनी, है ना। पहले आप अपने पैरों पर खड़े तो हो जाएं, तो वो मनी वाला फैक्टर मेरे को आता है कि ठीक है एक अच्छी सैलरी मिलती है, जॉब करनी जरूरी है, आपको इकोनॉमिकली आप स्टेबल हो जाओगे, तो वो मेरा एक्सटर्नल फैक्टर है ना, क्योंकि मुझे बाहर से पैसा मिलेगा, पैसे से मैं स्ट्रांग बनूंगी, वो वाली चीजें हैं। मैं कोई जॉब अपने समाज सेवा के लिए नहीं कर रही हूँ। अगर कोई एनजीओ खोल के बैठा है क्योंकि उसको समाज सेवा करनी है, उसको अच्छा लग रहा है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। तो डिफरेंशिएट थोड़ा सा करना सीखो, ओके। तो ये उसका थोड़ा डाउट क्लियर था। चलिए तो फिर खत्म करते हैं, और ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।